अभी तक हमने डेटा टाइप्स पढ़ी है, ठीक है, हमने कुछ डेटा टाइप्स पढ़ी है। बेसिकली हमने 3 डेटा टाइप्स लिखी है, एक तो इंट, कैर, फ्लोट। इसके अलावा और कोई डेटा टाइप नहीं डिस्कस की। हाँ, बीच में क्वेश्चन आया था, वहाँ पर हमने लॉन्ग इंट देखा था और एक हमने %u भी देखा था, ठीक है। अब इस हिसाब से और भी डेटा टाइप्स हमारे पास आते हैं। जैसे ये आपको बता रहा है कि एक शॉर्ट भी होता है, एक लॉन्ग भी होता है, एक इंटीजर भी होता है, यानी 3 इंटीजर फैमिली की 3 डेटा टाइप्स हैं जो अभी तक हमें गए थे पता नहीं था या हमने डिस्कस ही नहीं की। तो ये चैप्टर बेसिकली जो डेटा टाइप हमने डिस्कस नहीं की उनकी बात है। अब उसका यहाँ पे इन 3 डेटा टाइप्स में है क्या, सबकी डेटा टाइप्स में थोड़ा सा फर्क है साइज के अंदर। अगर आप शॉर्ट बनाते हो तो वो 2 बाइट्स लेते हैं, अगर आप इंट लेते हो तो वो 2 बाइट्स लेते हैं, और जो आप लॉन्ग लेते हो तो वो 4 बाइट्स लेते हैं। अभी क्वेश्चन नोट होता है कि ये जो साइज होता है ये किस बात पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है आप कौन से कंपाइलर पे काम कर रहे हो। अगर आप 16 बिट कंपाइलर पे काम कर रहे हो, जैसे नॉर्मली ये जो हमारी ब्लू स्क्रीन है ना, ये 16 बिट कंपाइलर, तो यहाँ पे जो डेटा टाइप्स होंगी ना उनकी यही साइज होगा, 2 बाइट्स, 2 बाइट्स, 4 बाइट्स। अगर हम काम करते 32 बिट के ऊपर तो वहाँ क्या होता है कि शॉर्ट को मिलते हैं 2 बाइट्स, इंटीजर को मिलते हैं 4 बाइट्स, और आपके लॉन्ग को मिलते हैं 4 बाइट्स, ठीक है। और एक सिंपल सी थ्योरी है, शॉर्ट कभी इंटीजर से बड़ा नहीं हो सकता, इंटीजर कभी लॉन्ग से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब एक प्योर थ्योरेटिकल सेंस में आपने इस तरीके से ध्यान रखना। अब बात आती है कि आप शॉर्ट वेरिएबल कैसे बनाओगे और लॉन्ग वेरिएबल कैसे बनाओगे, ठीक है। सिंटैक्स बड़ा सिंपल है, लॉन्ग इंट आई आपका लॉन्ग वेरिएबल बन गया। शॉर्ट बनाना है, शॉर्ट इंट एस लिख दो या जो भी लिख दो तो एक शॉर्ट का वेरिएबल बन जाएगा। तो अगर आप इसका एक शॉर्टकट फॉर्म भी है, आप बीच में इंट ना लगाओ, आप सीधा लिख दो लॉन्ग आई शॉर्ट आई तो बन जाएगा, ठीक है। तो इतने में तो इसमें सिर्फ सिंटैक्स समझा है, इस तरीके से सिंटैक्स वगैरह हो जाता है। पर एक चीज़ और एक्स्ट्रा ऐड करते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, अगर आपका कॉन्स्टेंट आ गया लॉन्ग, बाय डिफॉल्ट वो इंटीजर मानता है हर कॉन्स्टेंट को एक इंटीजर नंबर को। जैसे आपने 1 2 3 लिख दिया तो बाय डिफॉल्ट वो 1 2 3 एक तरह का इंटीजर वेरिएबल है, ठीक। तो अगर आप उसे लॉन्ग समझाना चाहते हो तो उसके पीछे एल लगेगा, जैसे फ्लोट के साथ एफ लगता है इसके पीछे एल। ये तो सीधा तुम्हें याद रखना है। अब उसका ये कहता है कि हमारे पास जो इंटीजर होता है ना वो भी साइंड होता है और अनसाइंड होता है। साइन का मतलब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे, अनसाइंड का मतलब उसमें सिर्फ पॉजिटिव होंगे। दोनों में फर्क क्या पड़ जाएगा, अगर हम साइन इंटीजर की बात करते हैं तो उसमें रेंज -3 to 768 से 3 to 767, ठीक है। तो और अनसाइंड में 0 से 65535, मतलब वो रेंज बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अनसाइन बनाने का तरीका कैसे है, बाय डिफॉल्ट आपके सारे के सारे जो इंटीजर होते हैं वो साइन होते हैं। आप साइन इंट आई लिख दो तो काम हो जाएगा, ठीक है। अनसाइन इंट आई लिखोगे तो वो एक अनसाइन इंटीजर होगा, या अगर आपको इतना भी लिखना तो आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, अनसाइन आई भी लिख सकते हो। ऐसे ही आपका शॉर्ट भी अनसाइन हो सकता है, तो ऐसे लिखा जाएगा शॉर्ट अनसाइन एस, लॉन्ग अनसाइन एल। अगर आप कहते हैं इस तरीके से फॉर्म कर सकते हो। उसके बाद जो कैरेक्टर होते हैं वो भी साइन अनसाइन होते हैं, ठीक है। अगर जब आप नॉर्मल कैरेक्टर लेते हो तो वो एक तरह का साइन कैरेक्टर कंसीडर किया जाता है और उसकी रेंज होती है -1282 to 127, ठीक है। ये तो सीधा मतलब ये चैप्टर तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, तुम एक बार पढ़ोगे तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा, क्योंकि कुछ खास नहीं है, जस्ट एक डिक्टेशन है कि ये चीजें होती हैं जो आपने करनी है। अब उसका ये बताता है कि अगर एक छोटा सा एग्जांपल लिया, तो जैसे मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पर ये एक एक्शन परफॉर्म करता हूँ, तो जैसे मैं सीन भी इसने इस कैरेक्टर के ऊपर 1-2 एग्जांपल किए हैं। तो सबसे पहले क्या करता है, कैट सी एच लेता है और इसमें 291 डाल देता है। अब ऑब्वियस ही बात है ये 291 उसकी रेंज से बाहर है, तो इसकी आउटपुट क्या है, 291
ठीक है। तो इसके आउटपुट को देखने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंटफ लिया %d यानी इसका इंटीजर इक्विवेलेंट भी देखेंगे प्लस उस कैरेक्टर की वैल्यू भी देखेंगे। तो अगर चलाया 35 हैश, अब देखो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, एक क्या कहते हैं 0 से लेके 127 तक जाएगा, 127 से आगे नहीं जा सकता, तो वहीं से सर्कुलरली मूव करना स्टार्ट कर देगा। फिर अगेन 0 पे आया तो इट मींस 255 हो गए, 255 में कितने ऐड करें कि वो क्या कहते हैं 291 बन जाए, तो 35 ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि 0 इंक्लूड करना है दोबारा से, 0 इंक्लूड 35 कर दो तो 36 बनता है। तो हैश दिखा। अब वो कहता है कि एक और क्या कहते हैं छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो आपने एक छोटा सा एग्जांपल ये ले लिया, हम कहते हैं कि एक साथ में जितने भी कैरेक्टर है ना हमें सारे शो कर दो। तो जैसे एक प्रोग्राम हमने पहले भी किया था इसके बारे में, तो हम यहाँ आते हैं और हम यहाँ करते हैं for ch is equal to 0, ch less than equal to 255 ch plus, और हम कहते हैं यहाँ printf %c ch कर दें। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, सारे कैरेक्टर आ जाएंगे। अगेन ये साइन इन है, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, वो फिर सर्कुलरली घूमने लग जाएगी, कभी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों, आप 127 तक पहुंचे कोई दिक्कत नहीं, पर जैसे ही 128 हुए सर्कुलरली होके वो नेगेटिव 128 बन जाएगा, फिर 128 से 0 127 मतलब उस रेंज में कहीं 255 से अब तो है ही नहीं, तो उसको भी पहुंच नहीं पाएगा। तो ये कैसा लूप बन जाएगा, ये इनफाइनाइट होगा, बस यही चलता रहेगा। इनफाइनाइट बनने का लॉजिक समझ में आया, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि आप यहाँ इसे बनाओ अनसाइन, ठीक, उसके बाद अब 255 तक तो जा ही नहीं पाएगा, ये 254 तक लेके जाओ, फिर चलाओ तो ये सारे खत्म हो जाए। तो ये इस पैटर्न से काम करता है। इसी तरीके से हमारे पास फ्लोट डबल्स आते हैं, इनकी भी एक स्पेसिफिक रेंज है। डबल आपके 8 बाइट्स लेते हैं, फ्लोट आपके 4 बाइट्स लेते हैं। अब इसके बाद इसके फॉर्मेट स्पेसिफायर आते हैं। साइन कैर के लिए आप %c लोगे, अनसाइन के लिए भी %c लोगे, शॉर्ट इंट के लिए, शॉर्ट साइन इंट के लिए और शॉर्ट अनसाइन इंट के लिए %d, ठीक, साइन इंट के लिए %d, अनसाइन इंटीजर के लिए %u, ठीक है। और ये आपको ध्यान होना चाहिए, लॉन्ग साइन इंट के लिए %ld और लॉन्ग अनसाइन इंट के लिए %i, फ्लोट के लिए f, डबल के लिए lf और लॉन्ग डबल के लिए कैपिटल LF, बस ये ध्यान रखना। और उसमें वो 10 बाइट्स होते हैं। तो यहाँ पर डेटा टाइप्स कहा जाता है। क्यों, कुछ इश्यूज होता है कि आप कौन से गए थे, किस टाइप की डेटा टाइप लेनी है, वो फिर आपने कुछ सोचना है कि कौन सी लेनी है, वो कुछ चॉइस में करता है। अब उसका डेटा टाइप के बाद एक और टर्म डेटा टाइप के साथ यूज होती है जिसका नाम है स्टोरेज क्लासेस एंड सीक्स। जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसे एक मेमोरी मिलती है, ठीक है। अब वो मेमोरी को मैनेज करने के लिए सी के अंदर स्टोरेज क्लास, और ये लगा लो कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को चेकआउट करोगे तो मैक्सिमम इस क्वेश्चन के आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में वो क्या बताता है कि सी के अंदर 4 स्टोरेज क्लासेस हैं। अब वो ये कहता है कि जब आप स्टोरेज क्लासेस बनाते हो तो स्टोरेज क्लासेस बेसिकली 4 फीचर्स बताती हैं, ठीक है। वो 4 फीचर क्या है, पहला कि अगर आप स्टोरेज क्लासेस यूज करते हो तो वो ये डिसाइड करता है कि वेरिएबल को एक्चुअल में स्टोर कहाँ करना है, मतलब वेरिएबल वुड बी स्टोर, मतलब कहाँ स्टोर होगा उसकी बात बताती है एक तो स्टोरेज क्लास। दूसरा फैक्टर ये बताता है कि इनिशियल वैल्यू क्या होगी, जैसे हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसे हम बोलते हैं कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू मिलेगी, वो क्या होगी, एक वो बात वो डिसाइड करते हैं। तीसरा वो डिसाइड करते हैं स्कोप कितना है उसका, ठीक है। स्कोप का मतलब कितने फंक्शन तक अवेलेबल है, ये चीज आ जाती है। और उसकी लाइफ डेट वेरिएबल, यानी वो कब तक वेरिएबल मेमोरी में एग्जिस्ट करे,
ठीक है, ये 4 फैक्टर डिसाइड करते हैं टोटल स्टोरेज क्लासेस हैं ऑटोमेटिक, रजिस्टर, स्टैटिक एंड एक्सटर्नल। अब सबसे पहले आती है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। ये डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास। डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास का मतलब आपने जितने भी तक वेरिएबल्स बनाए हैं वो सारी स्टोरेज क्लासेस के। यानी अगर मान लो मैं यहाँ आता हूँ और एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जब आप int i लिखते हो तो इसका मतलब कंपाइलर ये लगाता है कि आप ऑटो int i मांगे, ठीक। और ऑटो यहाँ पे कीवर्ड दिखाता है, कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है कि ये ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। अब ये क्या फैक्टर बताती है, जो ऑटो वेरिएबल्स होंगे या ऑटोमेटिक स्टोरेज वेरिएबल के होंगे, एक तो उन्हें जो मेमोरी मिलेगी वो रैम से मिलेगी। जैसे हमारे 2 रीजन्स हैं, रैम, हार्ड डिस्क और क्या होता है नहीं, रोम तो फिक्स होती है, सीपीयू के रजिस्टर्स, सीपीयू भी इंटरनली और सीपीयू का रजिस्टर होते हैं, कैशे होता है। जब भी हम प्रोसेसर परचेज करने जाते हैं तो ये फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं कि सीपीयू के कितने रजिस्टर्स हैं प्लस उसके कितनी कैशे, उससे स्पीड अप होता है आपका सिस्टम। अब स्टोरेज यानी से रैम से मिलेगा। इनिशियल वैल्यू क्या होगी इसको, गार्बेज वैल्यू, जो हमने पहले भी पढ़ा है। तो यहाँ लिखा printf %d, तो इसको एक गार्बेज वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, इतना क्लियर है। अब उसके बाद स्कोप कितना है, इसका जो स्कोप होता है ये उस ब्लॉक के होता है जहां ये डिफाइन, यानी कहने का मतलब इसका एरिया जो एक्सेसिबल एरिया वो इतना है, यहां से लेके यहां तक। अगर मान लो मैं एक ब्लॉक और बना दूं, int i ले लूं और यहां लिखूं printf %d जे ले लेते, ठीक, चलाता हूं, चल रहा है सक्सेसफुली। तो लेकिन अगर मैं इस जे को इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करूं, एरर आता है, वो ये कहेगा कि मुझे ये नहीं पता ये क्या है। यानी कि स्कोप का मतलब वो एरिया, वो कोडिंग का रीजन जहां जहां आप इस वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। तो जो ये ऑटो वाले होते हैं उनका लोकल होता है, यानी जिस ब्लॉक में लिख दिया उसी ब्लॉक की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में यूज होंगे, उसके बाहर यूज होंगे, ठीक। और लाइफ इनकी है जब तक वो ब्लॉक रहेगा, यानी जब तक ये ब्लॉक रहेगा तब तक मेमोरी में, जैसे ही ब्लॉक बाहर, ये भी मेमोरी से आएगा। ऑटो क्लियर। उसके बाद आता है हमारे पास रजिस्टर। अब रजिस्टर और ऑटो को अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों में बिल्कुल भी फर्क नहीं, ठीक। फर्क सिर्फ एक चीज है, स्टोरेज एरिया। जो रजिस्टर है वो कहां से करता है, आपका सीपीयू के रजिस्टर, ठीक है। और डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू है। स्कोप वही लोकल टू द वेरिएबल जिस ब्लॉक में डिक्लेयर किया है। दूसरा लाइफ जब तक वो ब्लॉक है, यानी इतना सा भी इसमें कोई ऐसा फर्क नहीं है। अब बात आती है कि अब अगर रजिस्टर स्टोरेज क्लास लिख रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसे रजिस्टर मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि सीपीयू के रजिस्टर ना लिमिटेड होते हैं, तो वो इतना कंफर्म नहीं होता कि आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। पर एक प्रोबेबिलिटी है कि अगर फ्री हुए तो आपको मिल जाएंगे, और अगर फ्री नहीं हुए तो आपको अगेन ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास ही मिलेगी, ठीक है। तो यानी जब कभी लिखना आ जाए इसके ऊपर तो ये चीज क्लियरली तुम्हें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि भाई ये कहीं कंफर्म नहीं होता कि इसे रजिस्टर मिलेगा ही मिलेगा। पर लेकिन ये यूज कब करेंगे, जैसे मान लो जो काउंटर वेरिएबल्स होते हैं उनका यूज बहुत ज्यादा होता है। तो नॉर्मली सीपीयू काम कैसे करता है, सीपीयू काम करने की स्ट्रेटजी कैसे, जैसे लेट अस सपोज करो उसको एक इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन भेजेगा कि मुझे ये पर्टिकुलर वेरिएबल दे दो। पहले वो चेक करेगा मेरे पास रजिस्टर में ये वेरिएबल है या नहीं। अगर रजिस्टर नहीं मिला तो कैशे में जाएगा ढूंढने, कैशे में नहीं मिला तो फिर रैम में जाएगा, अगर रैम में नहीं मिला तो रैम फर्दर हार्ड डिस्क उठा के ले जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता है। तो जब हमें पता है यार मेरा वेरिएबल बहुत ज्यादा यूज में आ रहा है तो उसे रजिस्टर में रखो ताकि सीपीयू को इतना लंबा चक्कर ना लगाना पड़े, डायरेक्ट उठा के भी यूज करें। तो यानी थोड़ी परफॉर्मेंस बूस्टनेस के लिए हम स्टोरेज क्लास को यूज करते हैं। और नॉर्मली काउंटर जो वेरिएबल्स होते हैं या ऐसा वेरिएबल जो आपके प्रोग्राम में सबसे ज्यादा यूज होता है उस सिचुएशन में उसे रजिस्टर बनाने का सिंपल सी स्ट्रेटजी है। आप यहाँ हो, आपने ऑटो लिखा था, यहाँ लिख दो रजिस्टर int i और यहाँ लिख दो ऑटो, चलाया ऐसे तो वो सेम उस एस्पेक्ट से। उसके बाद आती है हमारी स्टैटिक स्टोरेज क्लास।
अब ये स्टैटिक स्टोरेज क्लास के बारे में क्या बता रहा है? सी वही 3 फैक्टर है। पहले तो इसे मेमोरी कहाँ से मिलती है? मेमोरी सेम ऑटो की तरह रैम में मिलती है, पर जो इसका डिफरेंस स्टार्ट होता है वो डिफरेंस स्टार्ट होता है इनिशियल वैल्यू से। इनिशियल वैल्यू क्या है? 0, यानी जो स्टैटिक वेरिएबल होंगे इन्हें 0 इनिशियलाइज होगा। और इसका स्कोप क्या होगा? लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड, यानी वही जिस ब्लॉक में लिखा उसी में से हो सकता है, उससे बाहर नहीं। और लाइफ कैसी? जितने भी फंक्शन कॉल्स होते हैं इसकी वैल्यू परसिस्ट करती है। अब इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है। मैं यहां पे एक मैसेज देता हूं void एक मैसेज नाम का फंक्शन है। मैंने यहां पे एक ऑटो int i लिया, printf %d i की वैल्यू डिस्प्ले की, और मैं कहा i की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाए, और इनिशियली इस i की वैल्यू मैंने 0 ली। अब मैं क्या करता हूं, यहां आता हूं और इस मैसेज को 3 टाइम्स कॉल करता हूं। अभी ऑटो स्टोरेज क्लास क्या है? इसे गार्बेज वैल्यू मिलनी है, ये डिस्प्ले हो जाएगा, और कब तक मेमोरी में रहेगा? जब तक ये ब्लॉक है। आपने फर्स्ट टाइम कॉल किया तो ये मैसेज कॉल हुआ, i की वैल्यू कितनी है? 0 डिस्प्ले होगी, और i++ होके 1 हो गया। जैसे इस ब्लॉक से बाहर हुआ ये i डिलीट हो गई, दोबारा मैसेज कॉल हुआ, दोबारा डिलीट हो गया, दोबारा हुआ 0 डिस्प्ले करके मेमोरी से आउट हो गया। अब चलाता हूं तो उसकी आउटपुट आएगी 0 0 0। तो अगर मैं यहां पर इसे ना लेके अपनी स्टैटिक इंट आई लेता, पहली बात ऑटोमेटिकली से क्या मिलता? 0। तो फर्स्ट टाइम जब चला तो 0 हो गया, i++ तो 1 हो गया, ब्लॉक से बाहर, पर ये मेमोरी से नहीं गया। दोबारा मैसेज कॉल हुआ, स्टैटिक इंट आई लिया, वो ऑलरेडी बना हुआ था पिछली कॉल के कारण, तो वो i की वही वैल्यू खा लेगा 1, फिर अगली बार 2। इस तरीके से आप इसे अचीव कर सकते हैं। ऑटो वाला क्या है देखो ना, बनेगा इनिशियली 0 मिला, डिस्प्ले हुआ 1 हो गया, पर ब्लॉक से बाहर आते ही खत्म हो गया, फिर दोबारा फंक्शन कॉल हुआ तो दोबारा बना, तो दोबारा बना तो दोबारा 0 मिला। अब ये एक बार कॉल हो गया तो बन गया, दोबारा बाहर नहीं मिलेगा जो से 0 इनिशियलाइज हो, तो वो अपनी प्रीवियस वैल्यू को ही परसिस्ट करेगा और उसी को यूज करेगा। ठीक है, ये होगी हमारी स्टैटिक। उसके बाद आती है एक्सटर्नल स्टोरेज। 0 दे तो 5 दे तो 5 से भी होगा तो इसमें ऑटो में हाँ तो गार्बेज वैल्यू मिलती ना, ऑटो की दिखा करता है वो तो गार्बेज वैल्यू देता, तो फिर कुछ कह नहीं सकते थे वो क्या होता। तो थोड़ी आउटपुट प्रेडिक्टेबल हो, तो इसलिए मैंने इनिशियली 0 दे दिया ताकि हमें आइडिया लगते कि क्या होगा। अब दूसरी चीज आती है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास में क्या आता है? एक तो इसे स्टोरेज मिल जाएगी मेमोरी से, यानी रैम से इसे मेमोरी मिलने वाला। दूसरा डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू 0, और स्कोप ब्लॉक, यानी जहां मर्जी लेके जाओ, ब्लॉक के बाहर जहां मर्जी घुमाओ, और कब तक रहेगा? जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होता। ठीक, तो एक एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का एग्जांपल करते हैं। यहां मैं आता हूं, ग्लोबल वेरिएबल बनाने का मतलब क्या? आप बाहर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो। ठीक, हमने यहां क्या किया? printf %d i की वैल्यू, उसके बाद मैसेज कॉल किया, फिर printf %d i की वैल्यू कॉल। मैंने क्या किया? ग्लोबल वेरिएबल बनाने का तरीका क्या है? आप सारे फंक्शन से बाहर ले जाओ, वहां डिक्लेयर कर दो। ठीक है, डिक्लेयर करने से आपको क्या होगा? वो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास में चला जाएगा, और एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास में ले जाने का यही तरीका है। अब क्या होगा? 2 फंक्शन है मेरे पास, मैसेज और मेल, आप दोनों में से यूज कर रहे हैं, और मैं कंपाइल करता हूं, कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट मींस ग्लोबल वेरिएबल है, कहीं भी एक्सेसिबल है। दूसरी चीज, आपने पहले printf i किया, इनिशियल से 0 मिलता है तो 0 दिख जाएगा। मैसेज कॉल किया तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 190, तो जब मैं दोबारा डिस्प्ले कराऊंगा मेन में तो उसे 190 शो। तो ये इस तरीके से काम। ठीक, पर अगर एक उल्टी सिचुएशन हो, उल्टी सिचुएशन क्या? आप यहां सेव एज किया, एक ना 2 टर्म्स यूज होती हैं, डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन।
अब बात ये आती है डिक्लेरेशन क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। नॉर्मली ये कहा जाता है कि डिक्लेरेशन उसे कहा जाता है जहां पे आप सिर्फ चीज डिक्लेयर कर रहे हो, उसे कोई मेमोरी नहीं है, और डेफिनेशन से कहा जाता है जहां पे। अब नॉर्मली जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हम नॉर्मली ये बोलते हैं ना वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एक्चुअली हम डिक्लेयर प्लस डिफाइन करते हैं, क्योंकि उसी लाइन पे वो डिक्लेयर भी हो जाते हैं और डिफाइन भी हो जाते हैं। पर यहाँ पर दो स्टेज प्रोसेस है इसका। कैसे? हम यहाँ आए, मैं यहाँ आया और मैंने int i यहाँ लिख दिया। अब क्या होगा इस प्रोग्राम में? अगेन जैसे मैं चलाऊंगा, इनके लिए ये जो i है ना अनडिफाइन हो जाए। इनके लिए वो क्या है? अनडिफाइंड सिंपल है। वही सिंपल सी टर्म ऊपर से पढ़ रहा है, वो ऊपर से पढ़ते पढ़ते वो कंफ्यूज हो गया भाई आई कौन सा। तो यूज करते हुए आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी एक्सटर्न इंट आई। इसका मतलब क्या है कि आप एक इंटीजर आई एक्सेस करने वाले हो जो कि एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास है, और यहाँ डिक्लेरेशन है, यहाँ वेरिएबल बनेगा नहीं, यहाँ जस्ट एक डिक्लेरेशन हो रही है कि जो आप आई यूज करने वाले हो वो एक तरह का एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास है। यहाँ भी आके आपको दे दो। अब चलाया सेम आउटपुट, ठीक है। पर अगर मान लो गलती से आपने डिक्लेयर कर दिया पर डिफाइन नहीं किया तो अब क्या होगा? सी कंपाइल तो हो गया, पर जब रन करने लगेगा डेफिनेशन ढूंढने का, डेफिनेशन तो है नहीं, तो लिंकर एरर। जैसे फंक्शन के केस में होता था, ऊपर प्रोटोटाइप कर दी, नीचे डिफाइन नहीं किया, सेम वैसी एरर दिखाएंगे। ये एक बार गेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर खत्म। अब उसके बाद हमारे पास आता है, मतलब ये चैप्टर भी हल्का ही, ठीक है। हल्का इन द सेंस कह लो कि प्योर थ्योरेटिकल है, तो एक काम करना, पढ़ जरूर लेना। ये थ्योरेटिकल है तो क्या कहते हैं, मतलब एक बार थ्योरी जरूर चेकआउट कर लेना क्या है इसकी क्या। सी ये प्री प्रोसेसर का और कंपाइलेशन का टॉपिक है, यानी कि देखो हमने कंपाइलेशन को डेप्थ में नहीं पढ़ा है कि जब आप कंपाइलेशन करते हो तो एट टाइम होता है। अब एक टर्म यूज होती है सी के प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर का जिक्र मैंने पहले भी किया, ये जो हैश इंक्लूड को हमने प्री प्रोसेसर की बात की थी, तो लेकिन सिर्फ हैश इंक्लूड ही प्री प्रोसेसर नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो प्री प्रोसेसिंग में यूज होती है। तो पहली बात आती है प्री प्रोसेसिंग होती है। अब क्या होता है, नॉर्मल पहला स्टेप क्या होता है, आप कंपाइल करने के लिए एक कमांड होती है। कंपाइल करने से पहले ये काम करता है प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग में ये क्या करता है, जितने प्री प्रोसेसर लगते हैं उन्हें प्रोसेस करके एक और कोड बनाता है जिसे बोलते हैं एक्सपेंडेड सोर्स कोड, जिसकी एक्सटेंशन .i होती है। जैसे आपने प्रोग्राम बनाया n1.c, तो वो जब प्री प्रोसेसिंग होगी तो वो बना देगा n1.i, फिर वो उस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। अब प्री प्रोसेसर हमारे पास चार तरह के, एक तो मैक्रो एक्सपेंशन, ठीक, एक फाइल इंक्लूजन, एक हमारे पास कंडीशनल कंपाइलेशन और मिसलेनियस डायरेक्टिव। अब सबसे पहले मैक्रो एक्सपेंशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां आए, अब मैक्रो डिफाइन कैसे होते हैं, आप लिखो हैश डिफाइन, और डिफाइन में लिख दिया अपर 25। मैंने इस तरीके से लिख दिया। हैश ये बताता है कि इसे सबसे पहले चलाना है, यानी ये प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव है, तो ये जब काम करेगा तो सबसे पहले ये चलेगा। हैश अपर आपने 25। अब ये जो हैश अपर 25 है, ये क्या है, एक मैक्रो डेफिनेशन है, या इसको हम मैक्रो बोलते हैं। अब प्री प्रोसेसिंग में क्या होगा, ये आपके जो कोड है उसे चेकआउट करेगा और जहां पे अपर मिला उसे रिप्लेस कर देगा 25। इसका काम है। तो जैसे अगर मैं यहाँ जाऊँ, मैं लिखता हूँ इंटीजर i और मैं कहता हूँ यहाँ पर आपने अपर लिखा i प्लस प्लस चलाया,
तो काउंटिंग डिस्प्ले। तो ये एक स्टेप होता है जो ये परफॉर्म करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या कहता है, अपर जो है आपका इसे कहा जाता है मैक्रो टेम्पलेट्स, यानी जो अपर लिखा हुआ है वो मैक्रो टेम्पलेट्स है, और जो 25 है इट्स मैक्रो एक्सपेंशन। तो जहां भी आपको अपर मिला वहां ये रिप्लेस कर देगा। अगेन आता है एडवांटेज। मान लो अगर मैं एक वैल्यू लिखूं 3.145678 तो आप उस वैल्यू को देख के आइडिया नहीं आ सकते किस चीज की। अगर मैं उसकी जगह वर्ड यूज करूं पाई तो रीडेबिलिटी, यानी मैक्रो से जो सबसे बिगेस्ट एडवांटेज आपको मिलता है वो मिलता है रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम। मतलब अगर आप अपने प्रोग्राम को थोड़ा रीडेबल बनाना चाहते हो तो वो थोड़ा इस तरीके से बनाना चाहते हो, ठीक है। तो मेन जो होल सोल इसका सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है वो यही, और कोई बिगेस्ट एडवांटेज नहीं। अब ये कहता है कि जैसे एक सिंपल सा इसने एग्जांपल लिया, हम एम्परसेंड वो लिखते हैं और उसका मतलब क्या लगाते हैं, एंड। जैसे मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ जिससे तुम ये समझोगे कि एक्चुअल में रीडेबिलिटी में किसे कह रहा हूँ। आपने एक आई लिया, यहाँ तुमने लिया printf, इसकी वैल्यू इनको लिखा दी। आपने कंडीशन दी इफ i greater than equal to 10 and i less than equal to 100, तो लिखा हुआ है printf गुड नंबर, अदरवाइज लिखा है बैड नंबर। अब यहाँ पे एंड लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका काम चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये एंड ना तो रीडेबल नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ आता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ हैश डिफाइन एंड, ये लिख दिया। और जब भी मुझे एंड की कंडीशन बनानी होगी तो मैं यहाँ ये लिख दूँ। अब ये थोड़ा रीडेबल, अब कुछ नहीं होगा जब मैक्रो के पे प्री प्रोसेसिंग होगी तो जहाँ जहाँ एंड लिखा है वहाँ एम्परसेंड लगा दें, तो ये थोड़ा सा प्रोग्राम आपका रीडेबल हो जाएगा। तो बेसिकली इस पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये कहता है कि आप पूरी की पूरी कंडीशन भी डाल सकते हो इसके अंदर, जैसे आप यहाँ पे ये कर दो हैश डिफाइन, मैंने डाल दिया रेंज, ठीक, और रेंज में मैंने कंडीशन डाल दी i greater than equal to 10 and i less than equal to 100, ये लिख दिया। अब आप यहां पर ये सब लिख रहे हो, इसकी जगह सीधा if रेंज, तो वो क्या करेगा, सीधी उस लाइन को उस लाइन से रिप्लेस कर दिया, चलाया सेम। मतलब बेसिकली आप जैसा मर्जी पेयर बनाओ, और एक मैक्रो दूसरे के अंदर भी यूज हो सकता है। जैसे एंड ऊपर डिफाइन किया था, नीचे यूज कर लिया, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, मतलब आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये बोलता है मैक्रो के आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं, यानी कहने का मतलब आप यहाँ आओ, आप यहाँ बोलो हैश डिफाइन एरिया, एरिया में आपने डाल दिया x, और यहाँ में लिख दिया x मल्टीप्लाई बाय x, जैसे फंक्शन होता है वैसे आर्गुमेंट बना लिया, यहाँ लिख दिया printf %d, और यहाँ लिख दिया एरिया, ये i डाल दिया, तो ये इसका स्केल करके आपको दे देगा। फिर से चलाया, इसमें तो क्लियर ये टर्म, वो कहता है इस तरीके से कहते ये वर्क कर जाएगा। अब यानी कि फिर तो यानी फंक्शन जैसे ही हो गया, फंक्शन भी तो हमारा कुछ ऐसे ही बनता है, तो लेकिन रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस ये है, फंक्शन में फंक्शन कॉल मेड होगा, कॉल स्टैक बनेगी, कॉल स्टैक में कॉलिंग होगी, यहाँ क्या होगी सीधी रिप्लेसमेंट होगी। ये कोड रीयूजेबिलिटी नहीं है, ये क्या कि जहाँ जहाँ एरिया मिला वहाँ वहाँ वो कोड ही लिख देगा पूरा का पूरा। तो ये फंक्शन का एडवांटेज नहीं है, तो कई बार उनका डिफरेंस पूछा जाता है कि मैक्रो और फंक्शन में डिफरेंस क्या है। तो यही डिफरेंस है कि एक्चुअली में फंक्शन की तरह काम तो नहीं कर रहा है, ये तो क्या कर रहा है कि जो आप लाइन्स ऑफ कोड रिप्लेस करना चाहते हो एक जगह आपने रिप्लेस करवा दिया, ठीक है, डायरेक्टली वहाँ पे रिप्लेस कर दिया।
तो ये इस तरीके से काम करता है। अब ये कहता है कि थोड़ा सा बस आपको एक बात का ध्यान रखना है इसे लिखते हुए, जब आप ये लिखते हो, अगर मान लो गलती से आपने यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाई, आप कहते हो सर पैरेंथेसिस नहीं लगाया, कुछ नहीं, प्रोग्राम चलाया, सही आंसर आ रहा है, बट होगा क्या, आप यहाँ लिखो i इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 20 डिवाइड बाय एरिया i, तो आंसर क्या आएगा, इसका जैसे कि मान लो मैं डाल देता हूँ 5, तो आंसर क्या बनेगा, वहां पे 0 आना चाहिए क्योंकि 20/25 आ गया, तो इस तरीके से आना चाहिए, तो आंसर तो 20 है। वैक्शन ने वहां रिप्लेस पता क्या किया, एरिया ऑफ i के अंदर i मल्टीप्लाई बाय i, तो उसे सॉल्व नहीं किया, मेरे पैरेंथेसिस हटाने से क्या हुआ, उसने उसे सॉल्व नहीं किया, उसने रिप्लेस क्या कर दिया, i मल्टीप्लाई बाय i, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय i 5, तो इक्वेशन बनी 20 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो उसने 5 से डिवाइड किया, डिवाइड बाय 20 वापस, ये चीज हो जाती है। तो मतलब ये हल्का सा हमें डिफरेंस लेना होता है। अब ये कह रहा है कि आप एक काम और कर सकते हो, जैसे आप मल्टी लाइन भी बना सकते हो, आप ऐसे आओ हैश डिफाइन, और डिफाइन में ले लिया h लाइन, और h लाइन में एक लूप बनाया for i is equal to 0, i less than 79, i plus plus। अब मैं चाहता हूँ यार इसकी डेफिनेशन अगली लाइन तक जाए, तो आपने लगा देना बैकस्लैश, एंटर किया तो इसकी डेफिनेशन यहाँ तक भी पहुँच गई। ये और हम यहाँ करते हैं यहाँ सीधा यहाँ लिया एच ने, ये लिख दिया, चलाया, तो इस तरीके से एक लाइन लग गई, ऐसे काम करो। तो मतलब आप मल्टी लाइन भी मैक्रो में बेसिकली डाल सकते हैं बैकस्लैश, ठीक है, और ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद आती है फाइल इंक्लूजन, ये जो हम हैश इंक्लूड studio.h करते हैं, और वैसे इसके बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। तुम्हें याद हो मैंने एक प्रोग्राम कराया था जिसमें फंक्शन एक अलग फाइल में डिफाइन किया था, वहां मैंने डबल कोट्स यूज किया था। तो यहाँ भी ये बता रहा है कि आपके पास इंक्लूड करने के दो तरीके हैं, एक डबल कोट्स के साथ, एक बिना डबल कोट्स के साथ, ठीक है। तो जब आप डबल कोट्स के साथ करते हो तो वो क्या करता है, करंट डायरेक्टरी में भी सर्च करेगा प्लस इंक्लूडेड पाथ में भी सर्च करेगा, और जब आप एंगुलर ब्रैकेट लगाते हो तो सिर्फ इंक्लूडेड पाथ में सर्च करेगा और नहीं सर्च करेगा। तो ये डिफरेंस ये यहाँ पे बता रहे हैं। अब ये कहता है कि आप कंडीशन कंपाइलेशन भी कर सकते हैं। अब कंडीशन कंपाइलेशन कैसे है, आप यहाँ आओ, जैसे आप चाहते हो कि मेरा कुछ कोड एक सिचुएशन में चले, एक सिचुएशन में ना चले, तो यहां पे मैं देखूंगा हैश इफ डेफ लाइन, तो लिखा आ जाए printf हेलो वर्ल्ड, ठीक, और उसके बाद हैश एनएफ। इसका क्या मतलब है, अगर लाइन नाम का मैक्रो डिफाइन है तो ये लाइन्स ऑफ कोड चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। तो जैसे मैं चलाता हूँ नहीं चलेगा। तो अगर मैंने यहाँ आके हैश डिफाइन एक लाइन नाम का मैक्रो बना दिया, चल जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। एंड इफ हो वही इफ का स्टार्ट हुआ तो क्लोज भी तो बताना है, वहां पे क्लोज है, कितनी स्टेटमेंट उसके अंदर आएंगे वो ब्लॉक बनाने के लिए। इसका एल्स भी बन सकता है। आप यहाँ हैश एल्स printf गुड बाय,
अगर डिफाइन होगा तो ये मैसेज आएगा, अगर डिफाइन नहीं हुआ तो ये आ जाएगा। ये चीज़ें यूज़ कब होती हैं, जैसे कई बार एक तरीका होता है कुछ लाइन्स ऑफ कोड को मैं अपने प्रोग्राम से हटाना चाहता हूँ। एक तरीका तो ये हो गया कि आप क्या कर दो, उसको कमेंट आउट कर दो। एक तरीके आप इस तरीके से कंडीशन कंपैरिजन, इससे एक एडवांटेज रहेगा, आपका कोड रहेगा, कभी आपको उसे दोबारा एक्टिव करना है तो बस ऊपर मैक्रो चेंज कर दो तो मैक्रो चेंज करते हुए काम कर जाएगा। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। उसके लिए आता है कि हमने एल्स एंड इफ लिया, उसके बाद एक इफ और एलिफ भी आता है, ठीक है। इफ और एलिफ क्या है, यहाँ पर आप कोई कंडीशन वगैरह दे सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई बना हुआ है तो आप उसमें कंडीशंस वगैरह इवन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कोई मैक्रो है, मैक्रो की कंडीशन टेस्ट करवा सकते हैं, उस कंडीशन पे वो कोड चलेगा। जैसे एक तो जो इफ डेफ है, ये तो मैक्रो डिफाइन है तब चलेगा, अगर आप किसी कंडीशन में चलाना चाहते हो तो हैश इफ। तो यहाँ पे इसमें वो वाला यूज किया हुआ है। ये हम जब ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग होती है ना तब यूज करते हैं। ये ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम, जिसमें तुम्हें एक दो प्रोग्राम्स पे करवा दूंगा, ठीक है। तो ग्राफिक की प्रोग्रामिंग में बेसिकली होता है कि हम ये जो स्क्रीन के ऊपर कुछ सर्कल बनाना हो, कलर फिल करने हो, तो उस तरीके के एग्जाम्पल। तो उस केस में क्या होता है कि हमें एडेप्टर चेक करना पड़ता है, ग्राफिक्स चेक करने पड़ते हैं कि आपके पास वाले ग्राफिक्स हैं या नहीं है। तो उसके टेस्ट के लिए ये काम आ जाता है इफ एलिफ, कि अगर आपका ग्राफिक ये है तो ये वाली फाइल बना दें, ये है तो ये वाली फाइल बना दें, अदरवाइज ये वाला कोड कर। उस केस में आपकी हेल्प कर। उसके बाद एक मिसलेनियस डायरेक्टिव आते हैं, एक तो अनडेफ आते हैं। अनडेफ क्या करता है, मान लो आपने लाइन डिफाइन की हुई है, आप यहाँ लिखो हैश अनडेफ, लाइन को अनडिफाइन कर चलाया, तो अब गुड बाय। एक हमारे पास प्राग्मा है, प्राग्मा का काफी यूज है, यहाँ है। जैसे मैं यहाँ आया, मैंने मैसेज लिख दिया प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, एक फंक्शन है void fun1 printf startup in fun1, यहाँ क्लियर स्क्रीन लगा दिया। बाय बाय लिख दिया यहाँ से। अभी का मैं प्रोग्राम चलाता हूँ तो ये क्या करता है, हेलो वर्ल्ड ही दिखा, ठीक है। मेन चल रहा है, मैं चाहता हूँ ऑर्डर बदल जाए। ऑर्डर कैसे बदल जाए कि आपका जो fun1 है वहां से प्रोग्राम स्टार्ट हो और fun2 पे एग्जिट हो और बीच में मेन आ जाए। तो हमने लिखा है हैश प्राग्मा स्टार्टअप fun1 से, हैश प्राग्मा एग्जिट fun2 से चलाया। तो पहले स्टार्टअप इन फन1 चला, फिर हेलो वर्ल्ड चला, फिर प्राग्मा चला। तो ऐसे आप ऑर्डर बना सकते हैं। दूसरा, आप प्राग्मा को यूज करके वार्निंग भी डिसेबल कर सकते हो। जैसे सपोज करो आप एक प्रोग्राम बना रहे हो, आपने इंटीजर मेन लिया, इतना बना के छोड़ दिया, चलाया, एक वार्निंग आ गई है, किस बात की, फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू। मैं चाहता हूँ ये वार्निंग आ ही ना, मतलब अगर मैं अपने प्रोग्राम में ऐसे कभी कर दूं तो ये वार्निंग डिसेबल नहीं होनी चाहिए। तो आप लिखो प्राग्मा वार्न आरवीएल स्टैंड फॉर रिटर्न वैल्यू। अब चलाया, वार्निंग आई। ठीक, एक आपको आती है, यहाँ है इंटीजर है और ए की वैल्यू 10 दे दी, वार्निंग है, ठीक। और एक फंक्शन बना लिया void शो और उसमें इंट ए ले लिया। अब एक पैरामीटर बनाया पर उसे यूज नहीं किया तो आपको वार्निंग आई है पैरामीटर ए इज नेवर यूज्ड। आप चाहते हैं वार्निंग ना दिखे कभी, तो क्या करो, प्राग्मा वार्न PAR नाम के पहले से बने, चलाया, वार्निंग आ जाएगी।
तो वो वाली बात नहीं बनती है थोड़ी पैरामीटर वाली। तो इस तरीके से आप ये वाला काम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास बिल्ड प्रोसेस, प्योर थ्योरेटिकली है। सबसे पहले ये क्या करता है, मान लो आपके पास एक चीज का सोर्स कोड है, ठीक है, ठीक है, सी का सोर्स कोड है, आपने कमांड दे दी कंपाइलेशन, सबसे पहले चलेगा। एंड वन थिंग इंपॉर्टेंट, हर जगह ये कंपाइलेशन प्रोसेस भी है, वो कंपाइलर के ऊपर बेस्ड है, ये बेसिकली टर्बो सी प्लस प्लस को यूज करके चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले सोर्स कोड लिया आपने, कंपाइल किया, प्री प्रोसेसर चलेगा, जो जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है उन्हें सॉल्व करेगा, सॉल्व करके आपके कोड में राइट डाउन कर देगा। तो ये जो प्रोसेस होगा उसके बाद आपका एक एक्सपेंडेड सोर्स कोड बन जाएगा जिसकी एक्सटेंशन आई। उसके बाद कंपाइलर क्या करेगा, असेंबलिंग कोड जनरेट करेगा। अब ये जो असेंबलिंग कोड होता है अकॉर्डिंग टू मशीन होता है, जो आपकी मशीन होती है मशीन के हिसाब से डिजाइन होता है, उसके हिसाब से बन जाएगा, जिसकी एक्सटेंशन ASM। फिर असेंबलर इसे रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। अब ये रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट कोड का मतलब क्या है? अब जैसे यहाँ रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट कोड में ये टर्म बताता है आपको कि जैसी असेंबलिंग होती है तो 4 सेक्शन बनते हैं आपके प्रोग्राम के, एक टेक्स्ट सेक्शन, डेटा सेक्शन, BSS और सिंबल। अब ये कहता है टेक्स्ट सेक्शन में तो आता है जितना मशीन लैंग्वेज कोड है एक्सपेंडेड सोर्स कोड, यानी जो आपने कोड लिखा जो उसका कन्वर्जन होके आया मशीन के हिसाब से वो आ जाए। डेटा सेक्शन में आएगा वो ग्लोबल वेरिएबल और उनकी इनिशियल है। BSS में आएगा दिस सेक्शन कंटेन अनइनिशियलाइज्ड ग्लोबल वेरिएबल्स। सिंबल टेबल दिस सेक्शन कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट सिंबल फॉर्म ड्यूरिंग असेंबलिंग ऑफ द कोड। जैसे आपने प्रोग्राम में कई सिंबल्स यूज किए, वेरिएबल के नेम वगैरह वो सब आएंगे। नेम टाइप्स, फंक्शन जो डिफाइन किए और एक्सटर्नल फंक्शन, तो इससे OBJ कोड बनता है, ठीक है। और ये OBJ कोड को यहाँ पे टर्म यूज किया इसने, ये वाला, ये जो रीलोकेटेबल का मतलब क्या था, प्रोग्राम इज कंप्लीट एक्सेप्ट वन थिंग कि किसी को मेमोरी नहीं मिली। तो रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट कोड का मतलब क्या है कि सिर्फ कोड है पूरा का पूरा पर उसे मेमोरी नहीं मिली, और मेमोरी कब मिलती है जब ये इससे लिंकअप करके EXE मिलती है। ये इस तरीके से आपकी एग्जीक्यूशन चलती है। तो अभी तुम लोगों ने काम करना है, ये जितना प्रोसेस है ना ये भी पढ़ना, यहाँ से पढ़ना, हर कोई लाइन समझ नहीं आती तो पूछ, और यहाँ पे फिर ये चैप्टर फिनिश होगा, कल फिर हम आएंगे। एक बार पढ़ लो इस चैप्टर पूरा, अपनी पेन ड्राइव वगैरह